चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं अपन। उसका ऑडियो बुक का हम जो सीरीज़ निकाल रहे थे उसका चैप्टर 1 है बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल्स। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आप 11th-12th में पढ़े, अब मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन तब भी मैं ओवरव्यू ज़रूर दूंगा इस चैप्टर का, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो चैप्टर 1 बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल्स। सत्यनारायण बुक की बेस्ट बात ये रहती है कि शुरू में जो भी जैसे सेल है तो वो कुछ कहना चाहता है, जो उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख देते हैं। तो क्या लिखें? द सेल स्पीक्स, आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी organized into subcellular organelle assigned to each are specific duties, thus I truly represent life। तो ये कह रहे हैं, समझ जाइए, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और फिर अब शुरू करते हैं भाई चैप्टर का, यहाँ से शुरू होता है। तो अब जो लिविंग मैटर है हम लोग, अब वो 6 एलिमेंट्स जिससे हम बने होते हैं वो हैं OCNH और PS। आप इसको याद रखेंगे, 6 एलिमेंट। O से है ऑक्सीजन, C से है कार्बन, N से है नाइट्रोजन, H से है हाइड्रोजन, P से है फॉस्फोरस और S से है सल्फर। 90% हमारा जो ड्राई वेट रहता है ह्यूमन बॉडी का वो इस 6 एलिमेंट से बना रहता है, ऐसा राइटर कहते हैं। और कार्बन की बात करते हैं भाई, कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है कहते हैं। अब क्यों? क्योंकि 90% जो कंपाउंड होते हैं लिविंग सिस्टम में वो कार्बन के बने होते हैं। फिर केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में बात की जाए तो लाइफ जो हम लोग बने हैं वो लाइफलेस एलिमेंट से बने हैं, मॉलिक्यूल से। मतलब भाई हम लोग लाइफ हैं, लेकिन हम बने भी किससे हैं? एक लाइफलेस चीज़ों से बने हैं। अब कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है वो किससे बने होगी? सिंपल चीज़। अब सिंपल का मतलब मोनोमरिक यूनिट कह दीजिए उसको। तो प्रोटीन किससे बना होगा? अमीनो एसिड से। न्यूक्लिक एसिड किससे बना होगा? अपने ही ऐसे यूनिट से बना है। पॉलीसेकेराइड भी अपने यूनिट से बना है। लेकिन हम लिपिड को ऐसा क्लासीफाई नहीं करते, ऐसा ऑथर कहते हैं, लेकिन हाँ फैटी एसिड से लिपिड्स बने होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम ऐसे ही मॉलिक्यूल से बने हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड्स। और ये देखिए, यही जाके ऑर्गेनल बनाता है, ऑर्गेनल बना के सेल्स बनाता है, सेल्स आगे जाके टिश्यू बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, और फाइनली बन जाते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बात कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मैन। अब मैन का केमिकल कंपोजिशन, इसमें आपको ना मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। हम मैक्सिमम हम बने होते हैं पानी के, ये हमने बचपन से जानते, 70% पानी का बना है। तो यही ऑथर ने भी कहा है कि हम 60% सिर्फ पानी के बने हुए हैं। और पानी क्यों जरूरी है? भी ये सॉल्वेंट है हमारी लाइफ का, इसीलिए बोलते हैं पानी पीते रहना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। फिर उसके बाद आता है लिपिड, और लिपिड कहाँ पाया जाता है भैया? एडिपोस टिश्यू में। और फोर्थ में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो इसका सीक्वेंस बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा पानी है, फिर प्रोटीन है, फिर लिपिड है, और फिर कार्बोहाइड्रेट है। अब शुरू करते हैं दी सेल। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। भाई 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, ये स्किल्डन स्वान का नाम सुने ही होंगे, 1838 में बताया था भाई ने, ऐसा कुछ यूनिट किया। लेकिन 1940 से पहले हम इतना ज़्यादा नहीं जान पाते थे सेल के हर चीज़ के बारे में, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप नहीं बना था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तो भैया बल्ले बल्ले हो गई, हम सब कुछ जानते हैं। आगे बढ़ा जाए चैप्टर के। तो अब बात करते हैं भाई, वही सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है भाई बिफोर, मतलब जिसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका अच्छे से न्यूक्लियस डेवलप होता है। और हम आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इंसान खुद यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियन सेल्स का। तो यूकैरियोटिक सेल के एक डायमीटर दिया, याद करना है तो कर लो भाई, 10 से 100 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है सेल वॉल का। प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके बाहर सेल वॉल होती है जो कि रिजिड है, इट इज़ लाइक अ वॉल, इसीलिए तो नाम रखा है दीवार। अब देखो भाई, छोटा सा चीज़ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? 7 डिफरेंस बताए हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सब पढ़े हो भाई 11th में तुम लोग। पहला है साइज़ भाई 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन की बात करी, बता दी थी मैंने। प्रोकैरियोटिक की रिजिड सेल वॉल होती है और हमारी फ्लेक्सिबल होती है। और सब सेलुलर ऑर्गेनल की बात करी जाए तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है, हमारे में प्रेजेंट रहती है, जैसे नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लाइबोसोम। न्यूक्लियस की बात करी जाए भैया, उनके में होता ही नहीं है, हमारे में होता है और वेल डेवलप्ड होता है। डीएनए होता है, हिस्टोन्स होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करी जाए तो भैया इनके में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड फॉर्म में होता है, और हमारे में तो है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, बचपन से रटते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द एटीपी वही सब प्रोड्यूस करता है, जो भी है। सेल डिवीजन की बात करें भाई, हमारे में माइटोसिस नहीं होता है, हमारे में होता है सॉरी, यूकैरियोटिक में जो हम हैं उसमें माइटोसिस होता है, जबकि उनके में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म की बात करी जाएगी तो भाई ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन नहीं होता है असल के, पर ऑर्गेनल्स में भाई राइबोसोम होता है, बट ठीक है, कंटेन्स ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। अब जब सेल्स का जो कंपोनेंट बता रहे हैं तो भाई सेल को मिक्सी में डालते हैं, और भाई मिक्सी जो रहती है उसको तो टर्म देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, को घुमाते हैं तो हमको कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो भाई एक कंपोनेंट मिला, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर से बचपन वाली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये भाई इसका दूरी बताएंगे तो भाई न्यूक्लियस कहाँ से है? सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन वो बाइंड रहता है।
अब वो जो उसके न्यूक्लियर पोर होते हैं भाई, 2 मेम्ब्रेन हैं तो उसके बीच में पोर होगी ताकि न्यूक्लियस का सामान साइटोप्लाज्म में आ सके और साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस में जा सके। तो 90 नैनोमीटर लिखी हुई है बुक में। देखो भाई ये जो वैल्यू लिखी रहती है बुक बाय बुक वेरी करती है, बट अपने को एक अप्रॉक्स आइडिया रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बात करते हैं न्यूक्लियस की। बात करें तो न्यूक्लियस है तो कंटेन क्या करता है भाई, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसकी बात करें जाए, और एक बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, इसका रेशियो 1:1 होता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो पूछा जाएगा भाई न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है, तो सीधा बता देना भाई डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। रेशियो पूछ ले ज़्यादा से ज़्यादा 1:1 का। और वही आगे जाके क्रोमैटिन बनाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके, और फिर वही आगे जाके क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम्स का मतलब होता है बॉडी, तो क्रोमोसोम्स जो भी है। ह्यूमन में 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स एक डेंस बॉडी कंटेन करता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या कंटेन करता है तो पूछेंगे तो आंसर देना आरएनए। और फिर आरएनए में कौन सा टाइप, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये भी आगे बढ़ते हैं भैया। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे भी सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब उसके अंदर होता क्या है बस वो पता होना इंपॉर्टेंट अपने लिए। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये 2 एंजाइम होते हैं जो डीएनए आरएनए वो सब बनाने में यूज़ करते हैं, वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। भैया बचपन से ज़बानी रटा हुआ है, लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए हमको, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रोस का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड तोड़ के देख लेना भैया। सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इसका यूज़ होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, रोमन रेन को कोई नहीं कहेगा पावर हाउस वाला जो टर्म है। ठीक है भाई, मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यू देखता हूँ थोड़ा सा। हाँ रुको भाई, आगे बढ़ो, टाइम पास तो करना है ना थोड़ा, तुम बोर हो गए होगे तुम लोग। तो भैया फिर हाँ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन। आउटर सेल मेम्ब्रेन भाई एकदम स्मूथ मक्खन होती है, इनर वाली भाई एकदम वेवी होती है, साइन कॉस वेव टाइप की। ज़्यादा बार वो हो गया क्या। और फिर उसके अंदर का भी जो मैट्रिक्स होगा उसको मैट्रिक्स कहते हैं या माइटोजोल कहते हैं, जो भाई उसके भी अंदर आ जाएगा। कंपोनेंट की बात करी जाए तो भाई इसमें बहुत सारी खतरनाक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चलती है, जिससे हमें भका भक एनर्जी मिलती है एटीपी, और एक एटीपी से हमें 10.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर, साइटोक्रोम्स प्रोटीन्स होते हैं, B, C1, C, A3 कपलिंग फैक्टर्स। टेंशन मत लो, सब पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टरों में, अभी बस एक ओवरव्यू है इसीलिए मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ ताकि हमको पता रहे भाई पढ़ने क्या वाले हैं। इतनी मोटी बुक है, समरी भी देनी है ना। द मैट्रिक्स के एंजाइम्स होते हैं भैया, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पास, वो पता होना चाहिए अपने को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का भाई डीएनए होता है, और खुद का डीएनए है तो खुद का आरएनए भी है, राइबोसोम भी है। तो भाई वो क्या करता है, वो खुद का भाई प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है, और ऐसा निकाला गया है कि वो 10% खुद अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। मतलब न्यूक्लियस की उसको ज़रूरत नहीं है भाई, आत्मनिर्भर है यहाँ पास वो। और अब भाई उसके एवोल्यूशन की बात करी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना होगा, तो कहा जाता है कि भाई ऐसा माना जाता है कि एरोबिक बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गया होगा प्राइमोर्डियल एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के साथ, और ठेंठड़ैन बन गया हमारा आगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं भाई, बहुत बेसिक लिखा है बुक में, इसलिए बेसिक चीज़ें हैं, डीप में जाना है नेक्स्ट बुक कोई पढ़ेंगे तब बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करी जाए तो भैया एंडो का मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, उसी के अंदर। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क लाइक। तो लिखा हुआ है बुक में, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज स्पेस। ठीक है, अब इसकी भाई दूरी कहाँ से कहाँ होती है, मैंने बताया था न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से लेकर पूरा सेल मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल लेमा तक प्रेजेंट रहता है ये। और भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब भैया रफ है, रफ में क्या होगा, आर फॉर राइबोसोम याद रखो। और भैया माइक्रोसोम मिलता है जब उसको वही मिक्सी में डाले थे भाई, मिक्सी ही बोलते हैं भाई इसमें, अब दूसरा टर्म होगा अपने को क्या करना, अपने को तो समझने से मतलब। तो और ये माइक्रोसोम भाई नहीं मिलता है एक्चुअल सेल में, ये जब हम मिक्सी में डालते हैं ना जो इन लोग का होता है उसमें मिलता है हम लोग को। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसमें भाई ऐसा खुरदुरापन नहीं होता, तो राइबोसोम नहीं होता। और लिपिड्स जो ये क्या काम आता है लिपिड के सिंथेसिस में, लिपिड का नाम है ट्राइएसिलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल, सब पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लो तुम लोग, सब पढ़ने वाले, नाम देख के डरने का नहीं अपने को। फिर गोल्जी अपरेटस भैया, ये उल्लू के उसमें मिला था, वो आँख वाक में मिला था, रेटिना में, जब मैंने पढ़ा था, ये बुक में लिखा नहीं पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डिक्टोसोम भी कहते हैं इसको। और ये भाई पुलिसमैन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट करता है सेल को, ये नहीं लिखा है लेकिन बताना ज़रूरी था ये। अब भाई ये मॉडिफिकेशन का काम करता है भाई, जो भी प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो भाई उसको बोलता है कार्बोहाइड्रेट चाहिए क्या लिपिड, चिपका देता है भाई, अच्छा लगता है उसको। नहीं ऐसा नहीं है भाई, उस सेल के बाहर जाए इसीलिए ऐसा करता है, मज़े नहीं आ रहे उसे, फालतू का नहीं कर रहा वो। अब बात करते हैं आगे भैया, लेकिन गोल्जी अपरेटस की एक बात है कि ना कई सारे सिग्नल पर डिपेंड करता है कि भाई सामान भेजना है कि नहीं सेल के बाहर। और जैसे एग्जांपल है इंसुलिन का, आप पढ़ेंगे भैया, बहुत अच्छा हार्मोन है एकदम, नहीं होती तो सारा डायबिटीज़ हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है भाई मोटे लोग को।
बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को कहा जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेल। अब भाई नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, भाई डाइजेस्ट करता होगा। अब भाई एंजाइम चाहिए भाई जल्दी, एंजाइम का काम क्या होता है भाई, धड़ 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 जल्दी जल्दी काम कर देना। अब भाई कुछ एंजाइम के नाम याद रख लो, बस थोड़ा सा याद रख लो क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्फा ग्लूकोसाइडेस ग्लाइकोजन, कैथेप्सिन एक प्रोटीन है, लाइपेस एक लिपिड है और राइबोन्यूक्लियस एक आरएनए है। अब भाई ये करता क्या, अपन सब पढ़ने वाले हैं आगे, टेंशन उसका मत लो तुम लोग, बस नाम एक बार सुन लो भाई। पीएच भाई इसका जो साइटोप्लाज्म का होता है 7, लेकिन इसका होता है 5, मतलब हाइड्रोजन आयन इसमें ज़्यादा होते हैं भाई, 100 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चाहिए इसको। इसीलिए तो इसे कहा जाता है मेंटेनिंग द सेलुलर कंपोनेंट्स और डायनेमिक स्टेट में बना के रखता है डिग्रेडेशन और रिसाइकलिंग को। अब देखो भाई ये तोड़ने का काम करता है, लेकिन तोड़ने के बावजूद भी कई लिपिड बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलो, लिपोफ्यूसिन। तो लिपोफ्यूसिन का काम क्या होता है, ये डिग्रेडेड लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। अब इसके अमाउंट पर डिपेंड बताते हैं अपन, एज पिगमेंट बोलते हैं लिपोफ्यूसिन को। इसी पर बताते हैं भाई एजिंग प्रोसेस कितना चल रहा है, जो आदमी बूढ़ा होता है उसके में ज़्यादा मिलता होगा एज पिगमेंट। फिर से नाम बोलता हूँ, लिपोफ्यूसिन है। अब फ्यूसिन है भाई, जो भी है कॉमेडी के लिए याद करना पड़ता है हमको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई इसके एंजाइम जो होते हैं ना, वो सेल के ऑर्गेनल के अंदर ही होते हैं। अगर बाहर निकल जाए तो भाई दिक्कत हो जाती है। अब क्या दिक्कत होती है भाई, अर्थराइटिस हो जाता है, जोड़ों का दर्द, मसल डिसीज़ हो जाती है, एलर्जिक डिसऑर्डर हो जाते हैं भाई, सब पढ़ेंगे आगे। पर पता होना चाहिए भाई, देखो कितना खतरनाक है भाई, छोटा सा चीज़ है लेकिन देखो बोलते हैं एक्सेल की कितनी इज्जत है। देखो अर्थराइटिस करवा दिया भाई। पेरोक्सिसोम की बात करते हैं, दूसरा नाम माइक्रो बॉडीज़ है, छोटी बॉडीज़। ठीक है, अब इसका सबसे बचपन से रटा रहता है कैटलेज होता है, जो H2O2 को वाटर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि H2O2 हार्मफुल होता है। और पेरोक्सिसोम का और क्या यूज़ होता है भाई, लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनाने में यूज़ होता है, मतलब उसको तोड़ने में यूज़ होता है। ये पढ़ेंगे अपन आगे में, ठीक है, इसका वो साइकिल वाइकल सब पढ़ेंगे। प्लाज्मोल्जन फॉर्मेशन में करता है, ग्लाइकोलिपिड में करता है, ठीक है। और याद रखना, अगर भैया इसका डिसऑर्डर हो जाए, पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, तो भैया अगर पेरोक्सिसोम बने ही ना तो हो जाते हैं भैया लफड़े। क्योंकि इसमें अब जो जो अब डिसऑर्डर हुआ है तो भाई नहीं है। किसी की भी इज्जत हमें तब पता चलती जब वो ना हो, तो वैसे इसकी इज्जत तब पता चली जब ये बॉडी में नहीं था। तो भाई क्या क्या देखने लग गया, इंक्रीज लेवल ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड भाई C24 और C26, क्योंकि इसी को वो ऑक्सीडाइज करता था। ऑक्सीडाइज का मतलब तोड़ता था, अब नहीं तोड़ पा रहा है। प्लाज्मेलोजन अब नहीं बन रहा है भाई, तो भाई इसका नंबर कम हो गया। जेल वेगलर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। अब जेल वेगलर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, सब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बच्चा 1 साल के अंदर ही मर जाता है अगर ये डिसीज़ हो जाए तो। सोचो भाई पेरोक्सिसोम की कितनी इज्जत है। थैंक गॉड कि हम लोग के पास पेरोक्सिसोम है। साइटोजोल और साइटोस्केलेटन की बात करते हैं भाई। साइटोजोल सॉरी साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है भैया। साइटोसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसको भाई। अब उसमें देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन बोलते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, पर नहीं, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और एक और कौन सा है भाई, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अरे भाई इसका ना अंदर डीप में है वो, एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर ही मायोसिन आता है। मैं नाम गलती से बोल दिया, कोई ना भाई, गलती इंसान से होती है। इंटीग्रेशन फिर देखते हैं भाई। एपोप्टोसिस एक टर्म है भाई, बड़ा मस्त टर्म है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, सेल सुसाइड कहते हैं इसको। ये नेचुरल सेल डेथ होती है। बायोलॉजिकल फंक्शन, जब भाई उसकी एज हो जाती है ना, बायोलॉजी अपना वो कंप्लीट कर लेता है तो खत्म हो जाता है। ये मतलब सेल खुद से सुसाइड कर रहा है भाई ये, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस होता है भाई, बहुत ही। इसको पत्तियों का गिरना कहते हैं ऐसे एपोप्टोसिस को टर्म को। देखो भाई ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो शेयर करो दोस्तों के साथ, ना आए तो भी शेयर करो भाई, क्योंकि नेक्स्ट मैं लाने ही वाला हूँ चैप्टर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।